हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2019 में बनी एक हॉलीवुड साइंस फिक्शन और एक्शन मूवी द ब्लैकआउट की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें ओलेग और उसकी गर्लफ्रेंड एलिना को दिखाया जाता है जो मॉस्को शहर के एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी सीन में हमें एक एरोप्लेन को दिखाया जाता है जिसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई अचानक बंद हो जाती है और वो प्लेन क्रैश हो जाता है। देखते ही देखते दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर अंधेरा छा जाता है। उस अंधेरे क्षेत्र को क्वारंटाइन एरिया नाम दिया जाता है और वहीं जहां पर कुछ इलेक्ट्रिक सप्लाई बाकी है यानी जहां रोशनी है उसे सर्किल ऑफ लाइफ नाम दिया जाता है। वहीं अब टीवी पर न्यूज़ आने लगता है कि रूसी शहर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के शहर एक दूसरे से अपना संपर्क खो चुके हैं और अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर दुनिया में हुआ क्या है। लोग ये खबर सुनकर काफ़ी घबरा जाते हैं और उन्हें ये लगने लगता है कि ये एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है। अब मॉस्को गवर्नमेंट क्वारंटाइन एरिया में बहुत सारे ड्रोन्स भेजती है वहाँ की स्थिति की जानकारी के लिए, लेकिन ड्रोन्स भेजने के बाद उससे उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती, मतलब वो ड्रोन्स वहाँ गायब हो जाते हैं। अब मॉस्को गवर्नमेंट क्वारंटाइन एरिया में अपनी आर्मी को भेजने की तैयारी करती है। जब आर्मी वहाँ जाती है तो उन्हें पता चलता है कि ब्लैकआउट के बाद यहाँ से लोग रहस्यमयी रूप से गायब हो गए हैं और जो बचे हुए थे वो मारे जा चुके हैं। आर्मी अपनी सर्च ऑपरेशन में लगी होती है, तभी एक आर्मी पर एक अननोन पर्सन हमला कर देता है और उसका वेपन लेकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर सभी आर्मी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और गोलियां उसको लगती भी है, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से भागने में सफल हो जाता है। अब ब्लैकआउट घटना को हुए 1 महीने बीत जाते हैं और दुनिया भर के लोगों को ये पता नहीं होता कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। इसी बात की जानकारी के लिए गवर्नमेंट सभी स्पेशल फोर्स को तैयार करती है। अब हमें इस मूवी के दूसरे किरदार यूरी को दिखाया जाता है जो एक सोल्जर है। यूरी अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ को भूलने की बीमारी है और इसी दौरान उसे स्पेशल फोर्स में शामिल होने का नोटिस मिलता है और ना चाहते हुए भी यूरी को अपनी माँ को अपने पड़ोसी के हवाले छोड़कर जाना पड़ता है। अब सभी आर्मी बेस कैंप में बुलाए जाते हैं और उससे मिलने के लिए लेफ्टिनेंट मारिना वहां आती है और वो उनसे कहती है कि क्वारंटाइन एरिया में जितने भी डेड बॉडीज मिली हैं उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है जिसमें हमें पता चला है कि उनकी मौत न्यूरोटॉक्सिस नामक जहर के कारण हुई है जो उसकी बॉडी ने खुद से बनाई थी। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है इसी का हमें पता लगाना है। वो कहती है इससे पहले भी वहाँ 5 टीम्स गई थी और 70 टैंक्स भी गए थे जो रहस्यमयी तरीके से वहाँ से गायब हो गए हैं। उनका कुछ भी पता नहीं चला है, इसलिए आप सभी को सावधानी पूर्वक इस मिशन को कंप्लीट करना है। अब ये लोग मिशन पर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। इस मिशन में ओलेग भी होता है। ओलेग देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एलिना वहां आती है। दरअसल वो एक डॉक्टर है जो इस मिशन पर जाने वाली है, लेकिन तभी वहां अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और सभी सोल्जर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं। लेफ्टिनेंट जोरीना उनसे कहती है कि जंगल की तरफ से कोई अजीब सी चीज जो इंसान से साइज में काफी बड़ी है उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और तभी वो सारे जीव उन सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और सोल्जर्स भी उन पर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे और वो जीव जिसने रात में उन पर हमला किया था वो जंगली भालू होते हैं और हमें वहां पर हजारों की संख्या में मरे हुए जंगली भालू दिखाई देते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे जंगली भालू ने उन पर अचानक से हमला क्यों किया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मारिना को दिखाया जाता है जो अपने हेड लेफ्टिनेंट से सेंसर के बारे में कुछ डिस्कस कर रही थी। दरअसल सेंसर वो इंसान थे जो ब्लैकआउट के दौरान बॉर्डर पे थे, मतलब जो ना तो क्वारंटाइन क्षेत्र में थे और ना ही सर्किल ऑफ लाइफ क्षेत्र में थे, मतलब वो इन दोनों के बॉर्डर पर थे। इस दौरान उसे कुछ सुपर नेचुरल पावर मिल गई थी और वो दूर बैठे इंसानों के बारे में जान सकते थे। इसी तरह के एक सेंसर मैन जिसका नाम सासा था उसे मरीना ने मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था क्योंकि उसे कुछ चोटें आई थी। तभी हमें हॉस्पिटल में सासा को दिखाया जाता है जिससे कुछ अजीबोगरीब विजन्स आ रहे थे और उसे एक गंजा आदमी भी दिखाई दे रहा था। ये देखकर वो अचानक नींद से उठता है। तभी उसके सामने जीनिया नाम का एक लड़का आता है। वो कहता है मुझे आईडी ने भेजा है और कहता है मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहली वेव के दौरान सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोलॉजिकल ऑर्गन्स को खत्म कर दिया गया और तीसरी वेव आते आते जितने भी लोग बचे हैं उसे भी खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अभी वैसा नहीं हुआ है
और वो कहता है कि क्वारंटाइन एरिया में 160 मिलियन लोग हैं जो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं और वो बहुत खतरनाक हो चुके हैं। इसलिए आईडी चाहता है कि तुम उसकी हेल्प करो उसे ढूंढने में जो उनको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी पावर है जिसके द्वारा तुम उस इंसान को ढूंढ सकते हो। लेकिन सासा को जीनिया की कोई भी बात समझ नहीं आती और वो गार्ड्स को आवाज लगाने लगता है। जब गार्ड्स वहाँ आते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। दरअसल जीनिया सासा से उसके माइंड में ही बात कर रहा था, वो फिजिकली रूप से वहाँ पर नहीं था। अब इस कैंप में बहुत सारे आर्मी ग्रुप्स आ जाते हैं जो क्वारंटाइन एरिया में जाकर वहाँ की स्थिति की जानकारी लेंगे। इस ग्रुप में ओलेग और यूरी का भी अपना एक ग्रुप होता है और ये लोग क्वारंटाइन एरिया में जाते हैं जहाँ ये देखते हैं कि चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी हुई है। एरोप्लेन के गिरने से एक बड़ा पुल डिस्ट्रॉय हो गया था, बड़े बड़े बिल्डिंग टूट चुके थे और आर्मी के टैंक और गाड़ियाँ खिलौने की तरह यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। अब ओलेग और यूरी अपने अपने ग्रुप्स के साथ शहर के अलग अलग हिस्से में अपना पोजीशन ले लेते हैं और निगरानी करने लगते हैं। अब कुछ दिन बीत जाता है लेकिन उन्हें वहाँ ना तो कोई इंसान दिखाई देता है और ना ही कोई जानवर। दूसरी सीन में हमें सासा को दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए आईडी वहाँ आता है, जो दिखने में काफी अजीब सा था। सासा उसे देखकर कहता है मुझे फिर से भ्रम हो रहा है, लेकिन आईडी उससे कहता है ये तुम्हारा भ्रम नहीं है, मैं सच में यहाँ हूँ। आईडी सासा के सुपर नेचुरल पावर की मदद से उस आदमी की खोज में था जिसके कारण दुनिया में ऐसे हालात बने थे, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आईडी का ही भाई रॉ था और वो आईडी की तरह ही एक एलियन था। इससे पहले कि आईडी सासा को वहाँ से लेकर जाता, वहाँ मरीना आ जाती है और आईडी पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन आईडी अपने पावर से मरीना के सोल्जर्स का माइंड मैनिपुलेट कर देता है जिससे उसके सोल्जर्स को मरीना की जगह आईडी नजर आता है और आईडी की जगह मरीना, और वे मरीना को ही आईडी समझकर उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। अब आईडी मरीना से कहता है कि ये जो भी हो रहा है उसे बस मैं खत्म कर सकता हूँ, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मरीना उससे बात करने के लिए उसे इंटेरोगेशन रूम लेकर जाती है। मरीना के पूछने पर आईडी बताता है कि वो और उसके जैसे लोग एलियन हैं और वे अर्थ के जैसे ही दूसरे प्लेनेट से आए हुए हैं और वो कभी बूढ़े नहीं होते और ना ही कभी मरते हैं जब तक कि कोई उन्हें मार ना दे। और वो कहता है कि हमारा सूरज खत्म होने वाला था और हमें जीने के लिए एक नए प्लेनेट की जरूरत थी, इसलिए हमने तुम्हारे अर्थ को चुना और तुम्हारा सूरज भी हमारे सूरज से काफी यंग है जिससे हम ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। वो मरीना से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर पहली बार आए हैं? इससे पहले भी हम यहाँ पर बार बार आ चुके हैं। अर्थ पर स्थित पिरामिड और अंडर वाटर सिटीज जैसे आर्किटेक्चर हम नहीं बनाए थे, लेकिन इस बार मुझे और मेरे भाई रो को इस प्लेनेट पर सिर्फ हमारे लिए एक इन्वायरमेंट डेवलप करने के लिए भेजा गया है। वो कहता है कि मेरा भाई रो तुम सबको खत्म कर देना चाहता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता क्योंकि मेरा दिल साफ है। मैं उसे रोकना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और वो कहता है कि कल ही हमारी पूरी कम्युनिटी तुम्हारे अर्थ पर आ जाएगी, जिसे कंट्रोल कर पाना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। रो अपने प्लान के मुताबिक क्वारंटाइन क्षेत्र के लोगों को तुम लोगों के खिलाफ एज ए वेपन यूज करना चाहता है। मरीना को आईडी के बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूरी की टीम को क्वारंटाइन क्षेत्र में एक बच्चा मिलता है जो जख्मी होता है। वो लोग उसकी मदद करते हैं और उससे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो बच्चा यूरी के एक मेंबर के गले में चाकू मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब यूरी उस बच्चे को उनके लिए खतरा समझकर उसे वहीं मार देता है और ये तो बस जंग की शुरुआत होती है। अब कुछ ही समय के बाद रॉ के इशारों पर क्वारंटाइन जोन में लाखों की संख्या में लोग सोल्जर्स पर अटैक करने आ जाते हैं और इन सब के बीच भयानक जंग होती है जिसमें ढेर सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब इस हमले की जानकारी मरीना को दी जाती है। मरीना ये बात सुनकर आईडी के बातों पर विश्वास करने लगती है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। आईडी मरीना से कहता है कि मैं रो के द्वारा बनाए गए इंसानी गुलाम को, जो कि वापस इंसान नहीं बन सकता, उसे खत्म करके तुम लोगों की जान बचा सकता हूँ। हमें यहाँ ये बात पता नहीं चलती कि आखिर क्यों आईडी अपने ही भाई रो को मारना चाहता है और वो इंसान की मदद क्यों करना चाहता है। अब मरीना आईडी को लेकर बेस कैंप पहुंचती है। वहीं हमें दूसरी सीन में क्वारंटाइन जोन को दिखाया जाता है जहां यूरी के सभी टीम मेंबर्स मारे जा चुके हैं। उसमें बस 2 लोग ही जिंदा बचे हैं, यूरी और ओलिया।
इधर आईडी सासा को ध्यान लगाने में मदद कर रहा होता है ताकि रो की सही लोकेशन उसे पता चल जाए और फाइनली रो की लोकेशन उसे पता चल जाती है। रो क्वारंटाइन एरिया की सबसे ऊंचे बिल्डिंग पर होता है और वहीं से वो अपने आदमियों को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी इन लोगों को पता चलता है कि रो ने सर्किल ऑफ लाइफ पर भी अटैक कर दिया है, मतलब कि थर्ड वेव शुरू हो चुका है और बिना टाइम वेस्ट के ये लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। बेस कैंप से निकलने के दौरान सासा आईडी से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि रो ने मुझे देख लिया है और वो मुझे मार देगा। इस पर आईडी सासा से कहता है कि तुम यहीं रहो क्योंकि तुम यहाँ सबसे ज्यादा सेफ हो। ये बात कहकर आईडी मरीना के साथ वहाँ से निकल जाता है। इन लोगों की गाड़ी बेस कैंप से कुछ दूर आगे बढ़ी ही थी कि रो बेस कैंप पर मिसाइल से अटैक करवा देता है और इस हमले में बेस कैंप तबाह हो जाता है और सासा की भी मौत हो जाती है। ये सब देखकर मरीना काफी गुस्से में आ जाती है और वो आईडी पर गन पॉइंट कर देती है और उसे कहती है कि तुम ये सब पहले से जानते थे, फिर तुमने ऐसा होने कैसे दिया। इस पर आईडी कहता है कि रो को सासा की लोकेशन पता चल चुकी थी और वो किसी भी हालत में उसे जिंदा नहीं छोड़ता और अगर वो हमारे साथ होता तो हम भी मारे जा चुके होते, फिर इंसानों की मदद कौन करता, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। इधर यूरी और ओलिया को ओलेग की टीम मिल जाती है और कुछ देर बाद मरीना की टीम भी इन लोगों से आकर मिल जाती है। ओलेग कहता है कि क्या आप लोग हमें बचाने के लिए यहाँ आए हैं। इस पर लेफ्टिनेंट कहता है कि नहीं, हम लोग रो के कमांड को खत्म करने जा रहे हैं और पीछे जाने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि बेस कैंप को तबाह कर दिया गया है और इंसान के तौर पर सिर्फ हम लोग ही जिंदा बचे हैं, हमारे सिवाय और कोई नहीं बचा है। अब ये लोग बिना टाइम वेस्ट किए उस बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं जहाँ से रो सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा था। रास्ते में इन लोगों का सामना रो के इशारों पर काम करने वाले हथियार बंद लोगों से होता है जिनकी संख्या लाखों में होती है। क्योंकि इन लोगों को पता है कि ये लोग अब इंसान नहीं रहे हैं, इसलिए ये लोग बिना चिंता किए हुए उनके ऊपर टैंक चढ़ाकर आगे बढ़ते हैं। रो के इशारों पर हमला करने वाले ये लोग इस तरह से कंट्रोल किए गए थे कि वो अपने शरीर पर बॉम्ब बांधकर आर्मी पर गिरते हैं। बहुत ही मुश्किल के बाद आखिरकार आर्मी ग्रुप उस बिल्डिंग तक पहुंच जाती है जहां पर रो है। अब आईडी यूरी और कुछ सोल्जर्स के साथ उस बिल्डिंग के टेरेस पर जाता है और वहीं ओलेग और बाकी सभी आर्मी मेंबर्स नीचे ही हथियारबंद लोगों का सामना करने के लिए रुकते हैं और फाइनली आईडी और यूरी का सामना रो से होता है। रो को देखते ही यूरी उस पर हमला करता है लेकिन रो एक ही झटके में यूरी को दूर फेंक देता है और अब आईडी और रो के बीच एक भयानक टक्कर होती है। वहीं नीचे सोल्जर्स पर रो के आदमी के द्वारा इतने हमले किए जाते हैं कि उनकी संख्या बस 5-6 ही रह जाती है, बाकी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता क्योंकि इनके पीछे लाखों की संख्या में रो के लोग लगे हुए हैं, इसलिए बचे हुए ये लोग टेरिस की ओर भागने लगते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि आईडी रो के बॉडी से उसका दिल निकाल लेता है और यूरी रॉ के बॉडी में ग्रेनाइट डाल देता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। रॉ के मौत के बाद आईडी उन लोगों पर अपना पूरा कंट्रोल कर लेता है और उन लोगों को एक ही सेकंड में मार देता है। अब ये लोग ये जंग जीत चुके थे लेकिन इस जंग की जीतने की खुशी किसी को नहीं थी क्योंकि हर तरफ लाखों लोगों की लाशें बिछी हुई थी, कोई भी जिंदा नहीं बचा था सिवाय इन लोगों के। आईडी सबसे कहता है कि तुम इंसानों में दया और रहम नाम की कोई चीज नहीं है, तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और दूसरों को मारना जानते हो, इसलिए रो तुम लोगों को खत्म करना चाहता था ताकि अपनी एक नई दुनिया बसा सके, लेकिन मेरा मकसद कुछ और ही था। और इसी के साथ हमें आईडी के प्लान के बारे में पता चलता है। दरअसल वो रो के द्वारा दुनिया के सारे लोगों को मरवाना चाहता था जो कि उसने करवा दिया और कुछ लोगों को बचाकर वो उनका मसीहा बनना चाहता था ताकि लोग उसे अपना भगवान माने। ये सब सुनकर सभी को आईडी पर बहुत गुस्सा आता है और जेनिया तो चाकू लेकर आईडी पर हमला भी कर देता है, लेकिन आईडी उसके माइंड को मैनिपुलेट कर देता है जिससे वो मरीना पर हमला कर देता है और मरीना की वहीं मौत हो जाती है। अब ओलेग को भी ये सब देखकर आईडी पर बहुत गुस्सा आता है और वो आईडी पर हमला करने जाता है। इस पर यूरी उससे कहता है कि तुम इसे कुछ नहीं करोगे क्योंकि इसे कुछ हो गया तो इसके जैसे आसमान के रास्ते जो आ रहे हैं उसका सामना तुम कैसे करोगे। और इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और इसी दौरान मौका देखकर ओलेग आईडी पर गोली चला देता है और तभी आईडी उसके पापा का रूप ले लेता है और अब ओलेग को हर तरफ उसके पापा नजर आ रहे थे। लेकिन जेनिया असली आईडी के पोजीशन को जानता था और वो बिना देरी किए उसे वहां से लेकर नीचे कूद जाता है जिससे आईडी और जेनिया की मौत हो जाती है। अब कुछ देर बाद ही वहाँ पर एलियन का स्पेस से उतरता है और उसका दरवाजा खुलता है लेकिन उसके अंदर से कोई बाहर नहीं आता। ये देखकर ये लोग स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर इन लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर लाखों की संख्या में चैम्बर्स होते हैं जिन चैम्बर्स में एलियन सो रहे होते हैं। तभी एक लिक्विड उनके चैम्बर में भरने लगता है जिससे कि वो होश में आने लगते
होते हैं। अब इन सभी को पता चल जाता है कि ये लिक्विड इन लोगों का ऑक्सीजन है। अब ये लोग बिना टाइम वेस्ट किए उनकी ऑक्सीजन सप्लाई को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिसके बाद सभी एलियंस मरने लगते हैं। लेकिन अभी भी कुछ चैम्बर्स बचे हुए थे जिनमें एलियंस के मासूम बच्चे होते हैं। बच्चों को देखकर उन्हें आईडी की कही हुई बातें याद आने लगती है कि इंसान मतलबी और बेरहम होते हैं, और ये सोचकर वो बच्चों को छोड़ देते हैं। और कुछ देर बाद ही सारे बच्चे उन चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। वो बच्चे बिल्कुल आईडी की जैसे ही लग रहे थे। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।